चैप्टर 2 का टॉपिक है सेल और उसके कंपोनेंट्स। सेल और उसके कंपोनेंट्स टॉपिक का नाम है बेटे। चैप्टर 2 के टॉपिक हैं सेल और सेल के कंपोनेंट। सेल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। इस लिक्विड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेल में एक लिक्विड भरा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेल में एक लिक्विड है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये एक क्लियर ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड होता है। क्लियर ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड का मतलब एक ऐसा लिक्विड है जो क्लियर है, और ट्रांसल्यूसेंट के मायने होते हैं जिसके आर पार आपको क्लियर नजर ना आए, जिसके आर पार आपको वाजे नजर ना आए, उसको कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। एक ऐसा लिक्विड है जो सेल में भरा हुआ है, जिसमें ऑलमोस्ट 70%, इसमें ऑलमोस्ट 70% ऑलमोस्ट 70% क्या है? वाटर है, पानी होता है साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कहते हैं हम ऑर्गेनेल। सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको कहते हैं ऑर्गेनेल। सेल के जो अंदर चीजें हैं उनको कहते हैं ऑर्गेनेल। तो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म एक ही बात है। ये सेल के अंदर एक लिक्विड है, हर सेल में होता है, जिसमें स्ट्रक्चर्स रखे हुए होते हैं, उनको कहते हैं ऑर्गेनेल। सेल के ऊपर दो लेयर्स होती हैं प्लांट्स में, एक को कहते हैं सेल वॉल और एक को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये सेल के ऊपर लेयर्स होती हैं। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर खाली सेल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन कहें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें, एक ही बात है। सेल मेम्ब्रेन कहें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें, एक ही बात है। अब जो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, एक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, और एक होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इनमें क्या डिफरेंस है? जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन होती हैं, दो दो मेम्ब्रेन्स होती हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं उन पर सिंगल लेयर होती है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं सेल के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये सारे क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से? राइबोसोम, सेंट्रियोल, वैक्यूल, राइबोसोम, सेंट्रियोल, वैक्यूल, ये सब क्या है? ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके अलावा और भी होते हैं, हमारी किताब में मेंशन नहीं है। जैसे एक है लाइसोसोम, एक है परऑक्सीसोम, एक है ग्लाइऑक्सीसोम, साइटोस्केलेटन, ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, लेकिन वो किताब में नहीं लिखे हुए हमारे। अब बारी बारी हर स्ट्रक्चर के बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले जिस स्ट्रक्चर की बात करनी है बेटे वो न्यूक्लियस है। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इन्होंने कहा कि ये एक स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर है, स्फेरिकल शेप का भी होता है
या इरेगुलर शेप का भी होता है। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर और एक इनर। उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसमें एक और चीज होती है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ये कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर है ये तमाम चीजें। न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। हमारी जितनी इंफॉर्मेशन है, हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब यहाँ पर है, डीएनए के पास है। और वो इंफॉर्मेशन आई कहाँ से? हमारे पेरेंट्स से आई है, हमारे मदर और फादर से आई है हमारे अंदर। क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं बेटे? जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम्स पे क्या होते हैं? जीन्स। यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है सारी, कि हमारी हाइट कितनी होगी, हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, हमारी ग्रोथ कितनी होगी, कब होगी, कैसे होगी, हर इंफॉर्मेशन यहाँ पर है जीन्स में। जीन्स कहाँ है? क्रोमोसोम पे। और क्रोमोसोम किसको बनाते हैं? डीएनए को बनाते हैं, जो कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर है। मैंने जैसे कहा कि न्यूक्लियस जो है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल लेयर्ड होती है, एक आउटर और एक इनर। इसमें सुराख भी होते हैं इस मेम्ब्रेन पे। उन सुराखों को कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। यहाँ सुराख भी होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे, इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स, जिसके जरिए चीजें बाहर और अंदर जा सकती हैं और आ सकती हैं। इसके अलावा इसमें लिक्विड था, न्यूक्लियोप्लाज्म, जो एक जेली लाइक सब्सटेंस है। और जो क्रोमोसोम है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बनाते हैं डीएनए को। और डीएनए के साथ साथ इनमें प्रोटीन भी होता है। क्रोमोसोम जो है, ये मिलके बने हैं डीएनए से और प्रोटीन से। इनके ऊपर जीन्स होते हैं, जिनमें इंफॉर्मेशन है सारी की सारी। जितने भी हमारे करेक्टर्स हैं, सारी मालूमात यहाँ पे स्टोर हुई हुई है, न्यूक्लियस में स्टोर हुई हुई है सारी इंफॉर्मेशन, डीएनए में। तो न्यूक्लियस तो पैरा स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसको बायोलॉजी में कैरी ऑन भी कहते हैं। बायोलॉजी में न्यूक्लियस को कैरी ऑन भी कहते हैं। कैरी ऑन, KARYON, कैरी ऑन। ये जो डीएनए में बार बार लफ्ज कह रहा हूं, जिससे मिलके बना है ये क्रोमोसोम, इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए की फुल फॉर्म है। और इसके ऊपर सारे करेक्टरिस्टिक हैं, जितने भी काम हैं, जितने भी फंक्शन हो रहे हैं सेल के अंदर, वो सारे के सारे फंक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है? डीएनए कर रहा है। डीएनए के अंदर सारी मालूमात है, वो सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये जो क्रोमोसोम है, ये हर सेल में हर जानदार के मुख्तलिफ होते हैं। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग में कितने क्रोमोसोम होते हैं? उसके हर सेल में 26। इसी तरह ह्यूमन जो है, उसके हर सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। और भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे चिंपैंजी है, चिंपैंजी में कितने होते हैं क्रोमोसोम? चिंपैंजी में 48 होते हैं। अनियन में कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्वांटिटी है क्रोमोसोम्स की। हर एक ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर सेट होता है क्रोमोसोम का। जैसे इंसानों में, हर इंसान के हर सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे। इससे कम होंगे या ज्यादा होंगे तो कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी हो जाएगी उसको, उसके अंदर। तो ये फिक्स क्वांटिटी है। हर इंसान में क्रोमोसोम की क्वांटिटी, हर जानदार में क्रोमोसोम की क्वांटिटी फिक्स है। तो ये बात थी न्यूक्लियस को लेकर। दूसरा जो स्ट्रक्चर है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दूसरा जो स्ट्रक्चर है, उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड, प्लाज्मा के अंदर है। और रेटिक्यूलम के मायने होते हैं नेटवर्क। रेटिक्यूलम के मायने होते हैं नेटवर्क। रेटिक्यूलम के मायने हैं नेटवर्क। एंडोप्लाज्मिक के मायने इनसाइड द एंडोप्लाज्म, इनसाइड द प्लाज्म, यानी कि इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क है, जिसमें चैनल्स या ट्यूब्स होती हैं, जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। न्यूक्लियस से शुरू हो रहा होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा रहा होता है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा रहा है।
दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं, एक को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एक को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हुए हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है उस पर कोई चीज अटैच नहीं है, उसकी सरफेस स्मूथ है, और रफ की सरफेस रफ है क्योंकि उस पर राइबोसोम्स है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, प्रोटीन को बनवाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन को बनाते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ये दूसरे मटेरियल की सिंथेसिस या ट्रांसपोर्ट कराते हैं जो सेल के अंदर होता है। ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि सेल की शेप बराबर रहे, खराब ना हो, और जितने भी केमिकल सब्सटेंस जो हमारे सेल्स के अंदर जा रहे हैं, जिनको हम इनटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं या पी रहे हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट से भी बचाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इस चीज को कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन के मायने होते हैं किसी भी जहर के असर को खत्म करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन कराता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्टोर करता है कैल्शियम आयंस को, रिलीज कराता है कैल्शियम आयंस को। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी कराता है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी कराता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कराते हैं ये एंजाइम्स की, ट्रांसपोर्ट कराते हैं एंजाइम्स की। तो ये सारे फंक्शंस थे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के। रफ का तो एक ही काम है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम की मदद से प्रोटीन को बनाना। इसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये रॉड लाइक या बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। इसकी भी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें वो फोल्डेड होती है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होती है, इसमें फोल्ड्स होती हैं। ये जो फोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन में, इनको हम बायोलॉजी में कहते हैं क्रिस्टा। जो इनर मेम्ब्रेन पे फोल्डिंग्स होती हैं उनको कहते हैं क्रिस्टा। इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। वहां पर एंजाइम्स होते हैं, वहां पर एंजाइम्स होते हैं इस लिक्विड में, मैट्रिक्स में, जो कि ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं फूड को, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये एक एनर्जी रिच कंपाउंड है, वो प्रोड्यूस होता है, उसका नाम है एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनो साइन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट एटीपी की फुल फॉर्म है। ये एनर्जी देता है हमारे सेल्स को काम करने के लिए। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ अ सेल, क्योंकि यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल। ये सेल का पावर हाउस है। मतलब सेल को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एटीपी कह रहे हैं एनर्जी को, वो कहाँ से मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है। जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का, तादाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो डिपेंड करता है कि किसी कोई सेल ज्यादा काम कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, कोई सेल कम काम कर रहे हैं तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम होगी। तो उनकी क्वांटिटी वेरिएबल है, फिक्स नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी फिक्स नहीं होती। सेल टू सेल माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद क्या हो जाती है, मुख्तलिफ। कोई सेल ज्यादा काम करे, ऐसे कोई मसल ज्यादा काम कर रहा है तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। जैसे ब्रेन है, ब्रेन ज्यादा काम करता है। हार्ट है, हार्ट ज्यादा काम करता है, तो इनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है राइबोसोम।
माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम जो है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इन पे मेम्ब्रेन नहीं है, एक मेम्ब्रेन है, सिंगल लेयर है। ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, दानों की फॉर्म में होते हैं। और राइबोसोम के अंदर क्या भरा हुआ होता है? आरएनए। राइबोसोम में क्या भरा हुआ है? आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए की फुल फॉर्म है, जो कहां पर है? राइबोसोम में। राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना। इसीलिए राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज। इसीलिए राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ प्रोटीन बन रहा है। ये सेल में फ्रीली घूम भी रहे होते हैं और अटैच भी हुए हुए होते हैं। दे कैन बी फाउंड फ्रीली, सेल में मूव करते हुए नजर आते हैं, और अटैच्ड, चुपके हुए हैं। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि किसके साथ अटैच हुए हुए होते हैं? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हुए हुए होते हैं राइबोसोम। और ये जो मैंने अभी बात कही थी आपसे राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए की, तो आरएनए तीन तरह के होते हैं, यहाँ लिखे हुए नजर आ रहे होंगे आपको स्क्रीन पे। एक का नाम है मैसेंजर आरएनए, एक का नाम है ट्रांसफर आरएनए, और एक का नाम है राइबोसोमल आरएनए। आरएनए की टाइप्स हैं ये तीन, मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल आरएनए। ये आरएनए की टाइप्स हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है वैक्यूल। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल जो होते हैं ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इन पे मेम्ब्रेन नहीं होती या सिंगल लेयर होती है। वैक्यूल जो है इनमें लिक्विड भरा हुआ है। वैक्यूल जो है इनमें लिक्विड भरा हुआ है। अगर वैक्यूल प्लांट सेल के हैं तो उनमें पानी भरा हुआ होता है, इसको कहते हैं सेल सेप। और अगर वैक्यूल एनिमल सेल के अंदर है तो उनमें कोई और एंजाइम, कोई और सब्सटेंस भरा हुआ होता है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बायोलॉजी में कहते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है तो बायोलॉजी में कहते हैं टोनोप्लास्ट। एनिमल के अंदर वैक्यूल जो होते हैं वो छोटे होते हैं बहुत, जबकि प्लांट्स के अंदर वैक्यूल बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, क्योंकि उनको पानी को स्टोर करना है प्लांट्स में, इसलिए। इसके अलावा अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी कि सिंगल लेयर है इस पे, राउंड शेप के होते हैं। सेंट्रियोल को बना कौन रहा है? सेंट्रियोल को बना रहे हैं एक स्ट्रक्चर, उनका नाम है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, एक सेंट्रोसोम होता है, वो दो सेंट्रियोल को बनाता है। न्यूक्लियस के करीब होते हैं ये। हर एक सेंट्रियोल के अंदर सिलिंड्रिकल शेप, हर एक सेंट्रियोल में सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल शेप की रेज होती हैं। कितनी होती हैं? 9। हर एक सेंट्रियोल में 9 सिलिंड्रिकल शेप की रेज होती हैं, जिनको हम कहते हैं माइक्रोटिब्यूल। जिनको हम कहते हैं माइक्रोटिब्यूल। ये क्या बनाती हैं? ये फॉर्म करती हैं, ये जो माइक्रोटिब्यूल्स हैं ये फॉर्म करते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये फॉर्म करते हैं स्पिंडल फाइबर्स, एक फाइबर्स है वो फॉर्म करते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम में। ये हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम में एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब कभी सेल को डिवाइड होना होता है तो उसके क्रोमोसोम भी डिवाइड होते हैं। तो जो क्रोमोसोम को मूव कराते हैं डिवाइड होने के लिए, वो कौन मूव कराते हैं? एनिमल सेल्स के अंदर स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स कौन बना रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होते हैं? 9, हर एक सेंट्रियोल में। और देखो 2 सेंट्रियोल में, और दोनों सेंट्रियोल्स को किसने बनाया है?
दोनों सेंट्रियोल्स को बनाया है सेंट्रोसोम ने, जो एक होता है। अच्छा, ये जो 9 सिलिंड्रिकल्स हैं, ये 3 सेट्स में होते हैं, तो 27 रॉज होती हैं। हर एक सेंट्रियोल में 27 रॉज होती हैं। और इनका फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि इनका फंक्शन है क्या। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है प्लास्टिड। प्लास्टिड बेटे प्लांट्स में होता है, कुछ बैक्टीरिया में होता है प्लास्टिड, हायर प्लांट्स के अंदर होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इस पे 2 लेयर्स होती हैं, आउटर और इनर। प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 तरह के होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल, जो लीव्स में पाया जाता है या अदर पार्ट्स जहां का कलर भी ग्रीन होगा वहां पाया जाता है। ये मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है कार्बोहाइड्रेट को बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में। क्रोमोप्लास्ट जो है ये कलरफुल पिगमेंट्स बनाता है, फ्रूट्स में होता है, फ्लावर्स में होता है, पेटल्स के अंदर होता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। ये अंडरग्राउंड पार्ट्स जितने भी हैं प्लांट्स के, जैसे रूट्स हैं, जैसे ट्यूबर्स हैं, वहां पाया जाता है। और ये स्टार्च को अपने अंदर जमा करता है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, वो ये जमा करता है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर है हमारा गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर है हमारा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी मैं देख रहा हूं, मुझे यहाँ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ उसके बारे में। गोल्जी बॉडी जो है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। गोल्जी बॉडी जो है ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी कि इसकी 2 लेयर्स होती हैं गोल्जी बॉडी की। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कैमिलियो गोल्जी, उन्होंने डिस्कवर किया था इसको। कैमिलियो गोल्जी ने। कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी जो है इनको गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं। इनमें भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, स्मूथ मेम्ब्रेन्स होती हैं, चपटी दबी भी। इनमें भी लिक्विड भरा हुआ होता है। इनके पास वेसिकल्स होती हैं। वेसिकल्स का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट कराना। कोई भी सब्सटेंस है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो कौन लेके जाएगा? गोल्जी बॉडी की जो वेसिकल्स हैं वो लेके जाती हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट कराना सब्सटेंसेस की। और ये कंटेन करती है कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, एंजाइम्स वगैरह। तो ये गोल्जी बॉडी की बात थी सारी। यहाँ पे हमारे सेल के जितने स्ट्रक्चर हैं वो पूरे हो गए।